नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से शुरू करें आज की हेडलाइंस के साथ। हेट क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। पंथ निरपेक्ष देश है भारत। 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था संविधान में शब्द। यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ गठित की टीटीसी। क्रिटिकल तकनीक का होगा आदान प्रदान। यूएसए के साथ ईयू कर चुका है पहले भागीदारी। और लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट जारी। भारत की पहल लाइफ को मिली तारीफ। सतत जीवन शैली का है लक्ष्य। आइए अब खबरों की शुरुआत करें। इस बुलेटिन की पीडीएफ अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि स्टडी IQ-IAS हिंदी टीम पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स ले आ रही है। आपको पता है 14 फरवरी से बैच शुरू है। शाम 6 बजे इसका वक्त है। 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होंगी। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 13 महीनों का ये कोर्स बहुत उपयोगी होगा। कोर्स की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर लीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और वहीं पर एडमिशन होगा। एडमिशन शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा अमृत लाइव। खबर शुरू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेट क्राइम और सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा, द स्टेट एंड सोसाइटी कैन नॉट इग्नोर हेट क्राइम फॉर वन डे, इट मे कम नॉकिंग ऑन देयर डोर्स। मतलब ये कि आज अगर हम नफरत पर आधारित अपराधों को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दें कि वो हमारे साथ नहीं हुआ या हम पीड़ित नहीं हैं, तो कल वो हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। कोर्ट का ये बयान नफरत आधारित हिंसा के एक मामले पर आया है। कोर्ट के मुताबिक नफरत आधारित अपराधों का समाधान तभी हो सकता है जब राज्य इसे समस्या के तौर पर स्वीकार करे। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक इंसान होने के नाते कुछ अधिकार सबके समान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि व्यक्ति किस धर्म का पालन करता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करती है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। प्रस्तावना में कुछ इस तरह बदलाव किए गए कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से प्रतिस्थापित किया गया था। पंथ निरपेक्ष होने से मतलब है कि देश का आधिकारिक तौर पर कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है। सरकार सभी धर्मों और मान्यताओं को समान रूप से सम्मान देती है। पंथ निरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है। भारतीय संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हो। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ टीटीसी यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन की घोषणा की है। गौरतलब है कि ईयू ने जून 2021 में ऐसी ही काउंसिल यूएसए के साथ गठित की। इस तरह ईयू द्वारा किसी देश के साथ गठित ये दूसरी टीटीसी है। टीटीसी एक स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। इसका मकसद दोनों पार्टीज के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज की सुगमता से है। इन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। टीटीसी की मंत्री स्तरीय बैठक साल में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। इसके तहत कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। ये वर्किंग ग्रुप्स डिजिटल कनेक्टिविटी, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज जैसे विषयों पर तैयार किए गए हैं। टीटीसी के गठन की घोषणा अप्रैल 2022 में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। यूरोपीय यूनियन 27 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कॉमन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के लिए काम करता है। इसका गठन maastricht संधि के जरिए किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, जो कि ईयू का संस्थापक सदस्य था, साल 2020 में इससे अलग हो गया था। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत की लाइफ पहल से 2030 तक वैश्विक स्तर पर $440 बिलियन की बचत की जा सकती है। ये बचत वैश्विक स्तर पर फ्यूल के लिए खर्च होने वाली 5% कीमत के बराबर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइफ पहल के समाधानों पर काम करने से ऊर्जा खपत असमानता में कमी,
वायु प्रदूषण कम होना और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना संभव है। रिपोर्ट में लाइफ पहल के प्रावधानों को वैश्विक स्तर पर लागू करने की बात कही गई है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में है। इसके बाद रूस, फिर सेंट्रल एशिया का स्थान आता है। वहीं अफ्रीका में ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का 1/3 है। देशों में गरीब और अमीरों के बीच ऊर्जा खपत में भारी असमानता देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 में लाइफ पहल की घोषणा की थी। लाइफ से मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें पर्यावरण और जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए सतत जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्चिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। लाइफ के तहत व्यक्ति और समुदाय के स्तर पर व्यवहार परिवर्तन की बात कही गई है, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सके। इस मिशन में P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल को अहमियत दी गई है। साथ ही यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी के स्थान पर सर्कुलर इकोनॉमी को लाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन यानी IEA का गठन साल 1974 में हुआ था, ऑयल सप्लाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से। वर्तमान में IEA के कोर मिशन में सतत ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत IEA के एसोसिएशन कंट्रीज में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में राज्यसभा में जानकारी पेश की गई। भारत के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यानी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम को शामिल किया गया है। इसमें सब हेल्थ सेंटर ग्रामीण और शहरी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ग्रामीण और शहरी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ग्रामीण और शहरी शामिल हैं। वहीं द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करते हैं। भारत सरकार ने देश भर में 22 एम्स के गठन की बात कही है। ये एम्स गठन के बाद समाज के सभी वर्गों को सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स 2022 जारी किए थे। ये स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले बेंचमार्क सेट्स हैं। 15वें वित्त आयोग ने 5 सालों 2021 से 26 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 70,051 करोड़ रुपए के ग्रांट की सिफारिश की है। ये फंड स्थानीय निकायों को राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से देने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सब हेल्थ सेंटर्स में अवसंरचना विकास के मकसद से लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 सब मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका मकसद रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ यानी RMNCH+A और संचारी और गैर संचारी बीमारियों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैया कराना है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संविधान में राज्य सूची का विषय है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। आइए देखते हैं जल्दी से बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। स्वास्थ्य संविधान में संघ सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। अगला सवाल है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर किया है। इसका मकसद भारतीय व्यापार घाटे को कम करना है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभरते सितारे फंड का गठन एग्जिम बैंक और सिडबी ने मिलकर किया है। डेटा एम्बेसी बाहरी देश द्वारा डेटा लोकलाइजेशन के मकसद से किया गया निवेश है। सही कथन का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। डेटा एम्बेसी देश के क्रिटिकल डेटा को सिक्योर करने का एक तरीका है। ये डिजास्टर रिकवरी प्लान का हिस्सा होती हैं। इन्हें किसी ऑल्टरनेट लोकेशन पर तैयार किया जाता है जिससे किसी आपदा की स्थिति में भी देश में डेटा फ्लो न रुके। अगला सवाल मैंने पूछा था, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग एक गैर सांविधिक संस्था है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस BS चौहान हैं। पहले विधि आयोग का गठन 1952 में किया गया था। कूट का प्रयोग कर गलत कथन का चुनाव करना था। ऑप्शंस थे केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर केवल एक और दो।
प्रश्न में क्योंकि गलत कथन पूछा गया है तो सही जवाब होगा विकल्प बी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है ये भी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद महसूस कर सकेंगे। फिलहाल शुक्रिया, ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।